स्टूडेंट हम लोग का डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे उसी के आगे प्रोसीड कर रहे हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन उस क्लास में भी लगवाया था, बड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वो विजिबल नहीं हुआ था, इसलिए फिर से आज बताना पड़ रहा है। तो हम लोग वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर से एक पेयर आप इक्वेशन ली है हमने और इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए ये पेयर आप साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है और सोल्यूशन कैसे ऑब्टेन हो रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। जहाँ पे लास्ट क्लास को हम लोगों ने लीव किया था बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू किया है, ठीक है। वहीं से रिलेट करना सबको, पहले वो क्लास जिन्होंने नहीं पढ़ी है पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो k की वैल्यू फाइंड करना है और सोल्यूशन कैसे ऑब्टेन हो रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो अगर हम कंडीशन की बात करें, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन क्या होता था, कंडीशन क्या होती थी, कंडीशन होती थी जो A1 B1 C1 और तीनों रेशियो होते थे, मतलब A1/A2 और क्या था B1/B2 और क्या था C1/C2। तो ये तीनों रेशियो क्या होते थे, इक्वल होते थे। क्या होते थे, इक्वल होते थे। तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले इन नंबर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करते हैं, हम कंपेयर करते हैं बोथ लीनियर इक्वेशन को, किससे, ax + by + c = 0 से करते हैं। अगर हम कंपेयरिंग करें, कंपेयरिंग हम लोग लास्ट 3-4 डेज से कर रहे हैं, तो अब बहुत फास्ट करना होगा, आदत पड़ गई होगी सबकी। a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अच्छा ये क्लियर कर दें कि A1 B1 C1 जैसे x का कोफिशिएंट, x में जो भी मल्टीप्लाई हो, कितना भी बिगर नंबर है, स्मॉलर नंबर है, उससे कोई मतलब नहीं, वो हमको पूरा कोफिशिएंट ही हम कंसीडर करते। जैसे यहाँ पे k-3 है, ये होता k² + 5k + 2। तो कोई भी नंबर जो x से मल्टीप्लाई हो, कि यहाँ पे x से मल्टीप्लाई y से या कॉन्स्टेंट, हम पूरा कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं करते कि k-3 आ गया, अब तक जनरली k आ रहा था। तो जो भी नंबर x का कोफिशिएंट होता हम पूरा कंसीडर करते हैं। तो A1 की वैल्यू क्या हो गई, k-3। ऐसे अगर B1 की वैल्यू बात करें 3 और कांस्टेंट टर्म की बात करें, तो इसका हम लोगों ने डिस्कशन प्रॉपरली किया है। k को जब हम लेफ्ट में लाएंगे तो ये -k आएगा, तो C1 की वैल्यू क्या हो गई, -k। ऐसे अगर सेकेंड लीनियर इक्वेशन पे जाएं तो वहाँ A2 की वैल्यू क्या हो गई, A2 की वैल्यू वहाँ k हो गई, B2 की वैल्यू क्या हो गई, वो भी k हो गई, और C2 की वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई -12। ठीक है। हम जब ये वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते तो हम लोगों का क्या एम रहता है कि हमको इस जो कंडीशन है इसमें सारी वैल्यूज़ को क्या कर दे, हम पुट कर दे। तो हम वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं सब लोग। अच्छा A1 की वैल्यू क्या है, A1 हो गया k-3, A2 क्या हो गया, k एज इट इज़। उसके बाद B1/B2 मतलब 3/k, क्या हो गया 3/k, और इक्वल में क्या हो गया C1/C2 -k/-12। ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर ली। अब हम लोगों का एम क्या है, हम लोगों का एम है कि वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच इक्वेशंस क्या शो करें, उनके सोल्यूशन कितने ऑब्टेन होने चाहिए। सोल्यूशन ऑब्टेन करने हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो जब भी इस टाइप की इक्वेशन आ जाए, इस टाइप के रेशियो आ जाए, इक्वलिटी आ जाए कि सब में k इन्वॉल्व है, तो किन्हीं भी दो को हम पिक करके k की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे पहले हमने इन दो को पिक किया, बाद में इन दोनों को पिक किया। करते क्या है कि इसको सॉल्व करेंगे तब भी k की वैल्यू एज इट इज आएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। इन केस k की मोर देन 1 वैल्यूज आती हैं तो दोनों, जब पहले वाले इन दो इक्वेशन की हेल्प से जो वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से कुछ k फाइंड होंगे, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कुछ k फाइंड होंगे, तो जो कि दोनों में कॉमन होंगे वो फाइनल आंसर हो जाएगा। बट जनरली आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। इन केस सेम नहीं आता है तो हम क्या कहते हैं, दोनों में कॉमन ले लेते हैं, जो दोनों में कॉमन टर्म होगा। अब यहाँ से हम पहले अगर इसको एक एक करके सॉल्व करें, पहला ले लें k-3/k = 3/k, और दूसरा टर्म ले लें 3/k। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस को रिमूव कर दें तो k/12 एज इट इज़ बचा। अब अगर हम यहाँ से देखें, एक फ्रैक्शन इक्वल में अनदर फ्रैक्शन, तो अगर डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, यहाँ से k और k कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमको हरदम याद रखनी है, वो किसी भी क्लास की बात हो, कि जब भी हम डिनोमिनेटर को कैंसिल करते हैं, जो डिनोमिनेटर कभी क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इन केस डिनोमिनेटर कभी 0 हो जाता है तो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि 0 का मतलब है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो क्लास 10 तक हम
हम लोगों को अगर कभी डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो वो क्वेश्चन का मीनिंग ही ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का मीनिंग ख़त्म हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे के और के मान लो यहाँ कैंसिल कर दिए, वो भी ठीक है। तो क्या बचा? k - 3 = 3। तो k को अगर वैल्यू निकालें तो 3 + 3 क्या हो गई? 6 हो गई। तो ये k की एक वैल्यू आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। एज इट इज़ अगर इसको करने का एक और वे है कि हम बहुत बार जैसे यहाँ पे नंबर होता 5 होता, यहाँ 5 होता तो डायरेक्टली हम कैंसिल कर देते कि 5 और 5 कैंसिल हो गए। बट कोई अननोन क्वांटिटी है तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हम प्रॉपरली करें, अगर मान लो हमने k और k को यहाँ पे कैंसिल नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अननोन क्वांटिटी है k, और यहाँ पे k यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k का k - 3 से, और इधर क्या हो गया? वो 3k हो गया। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें k² - 3k = 3k, तो इस 3 को इधर लाएं, 3k इधर आएगा तो -6k हो गया = 0। k कॉमन लिया, k - 6 = 0। अब ये सिंप्लीफाई इक्वेशंस हैं जो हम लोगों ने क्लास 8 से सीखना स्टार्ट किया है, 8 में 9 में। तो एक बार k की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से 0 हो जाएगी। एक बार k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है, बात इस क्वेश्चन तक इसकी लिमिट नहीं है कि जो भी वैल्यू फाइंड किया है आपने, क्या वो नंबर डिनोमिनेटर में भी है? हाँ, k डिनोमिनेटर में भी है। क्या k की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है? k कभी भी 0 आ जाए, कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? कंसीडर नहीं करते हैं। तो k की वैल्यू क्या कंसीडर की हमने? 6 की। ये बहुत क्लियर है, ये हरदम ध्यान रखना है। किसी भी क्लास में, किसी भी लेवल पे, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स के क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री के आए, जहाँ पे भाई डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा वो हमको कंसीडर नहीं करना है, वो डज नॉट एग्जिस्ट आंसर होता है। ठीक है, चालू करें तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, k का k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? k² और 12 3 जा 36। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? √36। क्या हो जाएगा? जब भी किसी रूट की वैल्यू बाहर निकालते हैं तो k की वैल्यू यहाँ से 6 ना आके हम +-6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? +-6। क्यों लिखते हैं? +6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 36, -6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 36। तो यहाँ से k की कौन सी वैल्यू आई है? 6 आई और -6 आई है। बट दोनों में अगर कॉमन लें तो कौन सी वैल्यू कॉमन हो जाएगी? k की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? किस k के लिए जो इक्वेशन गिवन थी फॉर k = 6, इक्वेशन कैसी हो जाएंगी? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन ऑब्टेन होंगे। तो k की वैल्यू क्या हो गई? k की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस बार भी हमको 2 पेयर इक्वेशन दी, लीनियर इक्वेशन की 2 गिवन है। फिर से हमको k की वैल्यू ही फाइंड करनी है। और जैसे हम लोगों ने अब तक क्या क्या रीड किया था, एक केस में क्या था? यूनिक सोल्यूशन था, फिर क्या था? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन थे। तो उस केस को अगर हम और भी रिलेट करें, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होती थी उस केस में कैसी होती थी? कंसिस्टेंट थी कि इनकंसिस्टेंट? तो उस केस में इक्वेशन कैसी होती थी? कंसिस्टेंट होती थी। लेकिन इस बार कहा गया है फिर से हमको 2 इक्वेशंस गिवन है और फिर से k की वैल्यू फाइंड करनी है। इस बार क्वेश्चन में बोला गया हमको उस k की वैल्यू फाइंड करती है फॉर विच इक्वेशन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इक्वेशंस के सोल्यूशन कैसे है? नो सोल्यूशन है। मतलब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका कैसा नेचर है? वो नेचर हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट के लिए हमको फाइंड करना है। तो अगर सबसे पहली बात करें, अगर हमको नो सोल्यूशन ऑब्टेन करना है, फॉर नो सोल्यूशन टू बी ऑब्टेन्ड, अगर हमको नो सोल्यूशन ऑब्टेन करना है तो कंडीशन क्या होती थी? तो कंडीशन होती थी, जो रेशियो होते थे कोफिशिएंट के A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये सारे एकदम चीज़ें 24 आवर लर्न होनी चाहिए। ये जो कंडीशंस हैं एकदम अब तक सबको एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो क्या था फॉर नो सोल्यूशन कि जो पहले 2 रेशियो थे A1/A2 और B1/B2 के, वो तो इक्वल होते थे, बट एट द सेम टाइम A1/A2 या B1/B2 किसके इक्वल नहीं होता था? वो C1 और C2 के इक्वल नहीं होता था। तो उस केस में हम क्या कहते थे, जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उस सोल्यूशन कितने ऑब्टेन होंगे? नो सोल्यूशन होगा। और ये इक्वेशन कैसी हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। तो अगर हम यहाँ से बात करें, अगर कंपेयरिंग करें दोनों इक्वेशन की, ax + by + c = 0 से कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b1 की वैल्यू -4 हो जाएगी, विच साइन हम कंसीडर करते हैं। और c1 की वैल्यू क्या इस केस में? -7 होगी? बिल्कुल नहीं,
क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें सी लेफ्ट में होता, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म भी लेफ्ट में है, तो C1 की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। फिर से A2 की वैल्यू कितनी हो गई, A2 की वैल्यू K हो गई। B2 की वैल्यू कितनी हो गई, B2 की वैल्यू 3 हो गई। और C2 की वैल्यू कितनी हो गई, C2 की वैल्यू हो गई -5। ठीक है, तो जब हमने सारे जो पैरामीटर्स अननोन वैल्यूज़ हैं उनको हमने फाइंड कर लिया, अब हमको जस्ट केवल पुट करना है इसमें। अगर हम इसमें सारे नंबर्स को पुट करें तो A1/A2 की वैल्यू क्या है, 3/K। डायरेक्टली A1 की वैल्यू कितनी है 3, A2 की वैल्यू K इक्वल B1/B2, B1 -4, B2 कितना 3, तो -4/3। और C1/C2 में क्या है, C1/C2 में 7/-5। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सब लोग फोकस करेंगे कि जैसे हमको फाइंड क्या करना है। सबसे पहली बात है कि हमको वैल्यू तो K की फाइंड करनी है, बट जितना हमने बोर्ड पे अभी तक लिखा है इसको भी भूल जाओ। ये क्या लिखा है, ये कंडीशन पहले से गिवन थी, इसको भी हम लोग भूल गए। मान लो ये कोई कंडीशन ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं। केवल जितना बोर्ड पे लिखा है इस पे फोकस करें। क्या इन 3 रेशियो को देख के क्या कंसीडर कर सकते हैं कि जो वैल्यूज़ होगी वो क्या नो सोल्यूशन ऑब्टेन होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें इन दो को अगर हम यहाँ से कंसीडर करें 3/K और -4/3, तो इनमें तो हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि K की वैल्यू ही हमको नहीं पता। क्या नहीं पता है, K की वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ से हम कोई प्रोडिक्शन नहीं कर सकते कि हाँ यूनिक सोल्यूशन होगा कि नो सोल्यूशन होगा कि क्या होगा, नो नहीं पता। लेकिन अगर हम यहाँ से कंसीडर करें, पहला टर्म ले लें, ठीक है, या दूसरा टर्म ले लें, तो क्या पहला टर्म हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, वो भी नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि उसमें क्या नहीं पता है, K नहीं पता है। अगर हम इन 2 टर्म को कंसीडर करें, किनको लास्ट 2 टर्म को कंसीडर करें, और ये हमने पहले बता दिया, हमको ये भी नहीं पता ये कंडीशन क्या है, इनफाइनाइटली मैनी की क्या, यूनिक की क्या, हम कुछ सब भूल गए हैं। केवल हमको इतने इक्वेशन पे फोकस करना है, ठीक है। तो इस पर अगर हम फोकस करें तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें, आप सबको क्लियर हो रहा होगा, जो सेकेंड टर्म है B1/B2 ये कितना है -4/3, और C1/C2 कितना है 7/-5। मतलब यहाँ से अगर देंगे तो -4/3 और 7/5 क्या ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ से अगर ध्यान दो क्या इक्वल हैं, देखो हमने जो लिखा उसको भूल जाओ, क्या ये इक्वल है, ये तो बिल्कुल नहीं इक्वल है। मतलब जो ये टर्म है B1/B2 और C1/C2 के क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो जब भी ये दोनों इक्वल ना हो तो हम डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस केस में क्या ऑब्टेन होगा, इस केस में नो सोल्यूशन ऑब्टेन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन ऑब्टेन होते हैं तो तीनों इक्वल होते हैं, जब यूनिक होता तो पहले 2 अनइक्वल होते हैं, लास्ट वाले में कभी नहीं इनइक्वलिटी आती है। तो अगर लास्ट के B1/B2 और C1/C2 अनइक्वल आ रहे हैं तो यहाँ से हम डायरेक्ट प्रोडिक्ट कर सकते हैं सोल्यूशन कैसा होगा, नो सोल्यूशन होगा। तो अब किसी को कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कि किस केस में कौन सा सोल्यूशन ऑब्टेन होगा। तो यही कंडीशन यहाँ फुलफिल कर गई। इसको अगर हमें ना भी पता होता तो बिना इसके भी यहाँ भी ये कंडीशन फुलफिल कर रही है कि लास्ट के 2 टर्म क्या है, अनइक्वल हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन कैसे होंगे, नो सोल्यूशन। अब बात आती है K की वैल्यू फाइंड करने की। तो K की वैल्यू फाइंड करने का सेम वे कि जो नंबर्स इक्वल हैं, ध्यान देना सब लोग, अनइक्वल वाले से हमको कोई मतलब ही नहीं। अनइक्वल से केवल इतना प्रेडिक्ट होता है कि सोल्यूशन क्या आएगा, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो K की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज़ इक्वल है, जहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है, उस केस में हमको क्या करना है, उस केस की हेल्प से हमको K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से अगर K की वैल्यू बोली जाए 3/K = -4/3, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो इसकी हेल्प से हम K की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो K का मल्टीप्लाई -4 में तो -4K, 3 3 जा 9, तो यहाँ से K की वैल्यू निकालें तो -9/4 हो जाएगी। तो फार किस K के लिए जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन थी वो सोल्यूशन कैसा ऑब्टेन हो रहा था, नो सोल्यूशन, ठीक है। कितना हो गया, तो यही आंसर हो गया, फार K = -9/4 इक्वेशन है नो सोल्यूशन। पेयर आप जो इक्वेशन दिया था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, नो सोल्यूशन, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। फिर से हमको क्या बोला गया है कि K की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच जो इक्वेशंस दिया है, पेयर ऑफ सिस्टम दिया है, हैव नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन की कंडीशन अगर हम सब लोग सबसे पहले रिमाइंड करें तो नो सोल्यूशन किस केस में ऑब्टेन होता था। नो सोल्यूशन की केस क्या था कि जो A1/A2 है, जो रेशियो थे, और B1/B2 और C1/C2, इस केस में क्या होता था,
फर्स्ट दो में तो इक्वलिटी होल्ड करती थी, बट लास्ट टू में इक्वलिटी क्या करती थी, होल्ड नहीं करती थी। तो ये क्या थी, ये नो सोल्यूशन की कंडीशन है। अब हमको यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी, तो सबसे पहले सारे ये कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो किससे कंपेयर करेंगे, तो हम लोग कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से सारे जो 6 टर्म होते हैं उनको यहाँ से फाइंड करें, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -k, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी 2 हो जाएगी, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -1। अब सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर ली हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन को अगर हम सारी वैल्यूज़ को पुट करें, अच्छा नो सोल्यूशन की कंडीशन तो सबको याद ही हो गई कि फर्स्ट 2 रेशियो इक्वल होते हैं और थर्ड रेशियो क्या होता है, वो अनइक्वल होता है। तो यहाँ से अगर a1/a2 में रखें तो a1/a2 कितना हो जाएगा, 2/3, b1/b2 कितना हो जाएगा, -k/2, एज इट इज लिखा -k/2, और c1/c2 क्या हो जाएगा, 3/-1। अभी देखो यहाँ पे हमने इक्वलिटी को होल्ड किए रखा है, बट इतना केवल लिखा हो, यहाँ से कंसीडर करें कि पहले 2 टर्म क्या होते थे, इक्वल होते। तो इसमें तो k अननोन, हमको नहीं पता k की वैल्यू क्या है। क्या इन दोनों टर्म में ये c1/c2 के इक्वल आ रहा है, जैसे पहला टर्म किसके इक्वल नहीं आ रहा, थर्ड के नहीं आ रहा। और देखो पहला थर्ड के इक्वल ना हो या सेकेंड थर्ड के इक्वल ना हो तो एक ही बात है, क्योंकि पहले और दूसरे क्या होते थे, जो फर्स्ट रेशियो है और वो सेकेंड रेशियो है, ये तो इक्वल होते हैं ऑलवेज। मतलब किस केस में, अपने नो सोल्यूशन के केस में। तो इसको इससे हम लोग कंपेयर करें या इससे करें, बात एक ही है। तो अगर इन दोनों के जो नंबर्स रेशियो हैं इसके इक्वल ना है तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2/3 किसके इक्वल नहीं है, 3/-1 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, नो सोल्यूशन। और हमको के की वैल्यू जब फाइंड करनी है तो उन दो नंबर्स को पिक करते हैं, उन 2 इक्वेशन को पिक करते हैं जिसमें इक्वलिटी होल्ड कर रही। तो फर्स्ट 2 में इक्वलिटी होल्ड कर रही, तो इन दोनों को अगर हम पिक करें तो 2/3 इक्वल टू हो जाएगा -k/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसका न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर का इसके न्यूमरेटर से, तो यहाँ k को करें तो -3 के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/3। इस k के लिए जो पेयर आप इक्वेशंस दी थी, सोल्यूशन कैसा ऑब्टेन होगा, नो सोल्यूशन ऑब्टेन होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग एक देखो ये सारे क्वेश्चन ओवर हो गए हैं, फिर इसमें थोड़े वेरिएशन होंगे, कोफिशिएंट कभी स्क्वायर में दिया होगा, कभी क्यूब में दिया होगा, क्वेश्चन एज इट इज़ होंगे, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो हम लोग जो पिछले क्लास में हम लोगों ने अब तक पढ़े हैं, जो इक्वेशन को सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीखा था, एलिमिनेशन से सीखा था, ग्राफ से सीखा था। तो उसको कुछ क्वेश्चन जो रिमेनिंग थे, मतलब सेम क्वेश्चन होंगे, उसमें कुछ टाइप बचे हैं, तो उनको भी हम लोग आज कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग अभी जस्ट पिक कर रहे हैं, तो उसको भी कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो बिगिनिंग में पढ़ा था, जो इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो 2 इक्वेशन होती थी उनको सॉल्व करने सीखने का मतलब, एक लीनियर इक्वेशन दी थी उसमें क्या था, एक्स वाई के टर्म थे, दूसरी इक्वेशन थी उसमें एक्स वाई के टर्म थे। अगर उसको रिलेट करें, जैसे इक्वेशन थी 2x + 3y = 5 थी, और दूसरी इक्वेशन थी 7x - 8y = 87। तो इन 2 इक्वेशन को जनरली सॉल्व किया जाए अगर, तो ग्राफ मेथड तो बिल्कुल अलग कर दो, वो तो बिल्कुल अलग बात होगी, इसको सॉल्व करना एक डिफरेंट बात है। तो 2 मेथड थे हम लोगों के पास, एक एलिमिनेशन मेथड था और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड था। एक वन और मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये 3 ऐसे मेथड थे जिनकी हेल्प से हम 2 इक्वेशन को सॉल्व करते थे। अब वही टाइप के क्वेश्चन फिर से हैं, बस थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट है, लिटिल बिट। तो बात की जाए जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे इसमें टर्म दिए हैं कि पहले में भी 2 टाइप की टर्म, जैसे x + y एक अनदर टर्म है और x - y अनदर टर्म है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में एडिशनल कुछ गिवन होता है, वो जैसे दिया होगा x + y कभी 0 नहीं हो सकता और x - y भी कभी 0 नहीं हो सकता। ये ना भी दिया हो तब भी नेचुरल है कि कोई भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कैसा भी नंबर हो, कितना भी बिगर हो, कितना भी स्मॉलर हो, वो कभी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, बट इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल है। हम लोग जहाँ तक की बात कर रहे हैं कि कभी डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होने के केस में आंसर क्या आ जाता है, उस नंबर की वैल्यू हो जाती है डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आ जाती है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर जीरो होने की बात ही कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, इससे नो प्रॉब्लम, इस पर हमको नहीं फोकस करना है। हमको फोकस करना है कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें। अब अगर इधर जान दो, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, पहले में क्या करते थे हम लोग, बात करें अगर सबसे सिंपल एलिमिनेशन मेथड की, किसकी बात करें, एलिमिनेशन की। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि हम दोनों जो एक्स वाई के टर्म होते थे, सिंपली जो दो इक्वेशन होती थी, उसमें किसी एक को इक्वल बना लेते थे। क्या कर लेते थे, एक को इक्वल बनाते थे। तो इक्वल बनाने में अगर यहाँ पे हम ये एक्स प्लस वाई का टर्म है और एक ये एक्स प्लस वाई का टर्म है, इन दोनों को अगर हम इक्वल बना लें, मान लो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 15 है, तो इसमें अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसमें एज इट इज़ 1 का मल्टीप्लाई करें, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15 अपान एक्स प्लस वाई यहाँ भी हो जाए। तो दोनों को क्या करें, दोनों को अगर हम यहाँ से इसको यहाँ से देखो 15 कर दिया और यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो ये दोनों नंबर क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो कौन से दो नंबर बचे, एक नंबर बचा -2 अपान एक्स माइनस वाई और एक नंबर बचा -7 अपान एक्स माइनस वाई, और उधर जो माइनस किया ये भी माइनस हो गया, तो -10 -1 -11। तो इस टाइप की इक्वेशन हम लोगों को बचेगी। तो इसको अगर हम यहाँ से फोकस करें तो जो यहाँ पे रिमेनिंग है उसमें भी x का टर्म है और y का टर्म है। जब भी हम लोग अगर पिछली बात को रिमाइंड करें, पिछली क्लासेस में, तो जब भी हम एक टर्म को कैंसिल आउट करते थे तो कोई एक टर्म रिमेनिंग होता था, या तो x बचता था या y बचता था। तो हम सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करके उस अननोन की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमने एक टर्म को कैंसिल आउट किया तो फिर से दो टर्म है, x का भी टर्म है, y का भी टर्म है। तो यहाँ से ये पॉसिबल नहीं है कि एक इक्वेशन की हेल्प से दो अननोन की वैल्यू फाइंड हो। अगर हम पॉलिनोमियल से इसको रिलेट करें कि इक्वेशन कब सॉल्व होते थे कि जितने अननोन हो उतनी ही इक्वेशन हो, उस केस में क्या होता था, इक्वेशन सॉल्व होता था। मतलब अनदर टर्म में क्या बात करें, जो नंबर ऑफ अननोन्स थे, नंबर ऑफ अननोन थे वो लेस हो नंबर ऑफ इक्वेशन से, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन या तो इक्वल हो या ज़्यादा हो। उस केस में क्या होता था, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड होती थी। ये बात हमने पॉलिनोमियल और ये चैप्टर स्टार्ट होने के पहले ही की थी। तो यहाँ पे जब हमने इसमें एलिमिनेशन मेथड को यूज किया है तो क्या नहीं फाइंड हुआ है, x या y की वैल्यू सेपरेट नहीं फाइंड हुई है। तो हम लोग कुछ और ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्वेश्चन को एज इट इज़ फिर से लिख ले रहे हैं, जो क्वेश्चन था वो एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा। अब इधर ध्यान दो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे होंगे और हम लोगों को सॉल्व भी करने होंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग इमर्ज होंगे तो क्या करते हैं कि जो टर्म होता है, जैसे दोनों में पहले ही चेक करते, दोनों में सेम टर्म है तो बिल्कुल इसमें भी 1 अपान एक्स प्लस वाई है, इसमें भी 1 अपान एक्स प्लस वाई है, इसमें भी 1 अपान एक्स माइनस वाई है, इसमें भी 1 अपान एक्स माइनस वाई है। तो जब इस टाइप के दो टर्म होते तो उनको हम कंसिडर कर लेते। क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चनों में, तो ऐसे हमने 1 अपान एक्स प्लस वाई, क्या 1 अपान एक्स प्लस वाई पूरे को टर्म हमने p मान लिया, क्या मान लिया, p मान लिया, और 1 अपान एक्स माइनस वाई पूरे को हमने क्या मान लिया, q मान लिया। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे भी क्वेश्चन होंगे, हम उसको अनदर टर्म कंसीडर कर लेंगे। देखो ये तब होगा जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, या ये न्यूमरेटर में टर्म होते कहीं भी होते बट वो सेम टाइप के होते, जो टर्म इसमें है वो वहीं x का टर्म, जो y का टर्म इधर है वही y का टर्म इधर है। तो अगर अब हम रिप्लेस करें 1 अपान एक्स प्लस वाई को p से और 1 अपान एक्स माइनस वाई को q से, तो जो न्यू इक्वेशन यहाँ पे इमर्ज होंगी, अगर न्यू इक्वेशन को लिखा जाए, इसमें अगर हम 1 अपान एक्स प्लस वाई को अगर हमने p माना तो 5p बचेगा, क्या हो जाएगा 5p। अच्छा, p की वैल्यू अगर वापस पुट कर दे 1 अपान एक्स प्लस वाई तो यही आ जाएगा, सेम है। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 अपान एक्स माइनस वाई को क्या माना, q माना, तो -2q इक्वल टू -1, ठीक है। कांस्टेंट टर्म से कोई रिलेशन ही नहीं, वो तो एज इट इज़ रहेगा। ऐसे 1 अपान एक्स प्लस वाई को क्या माना है हमने, p माना, तो ये कितना हो गया 15p, और इसको क्या माना है, q माना, ये क्या हो गया 7q इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये फ्रेश इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब अगर इन दोनों पे हम फोकस करें, जो अब है ये सबको हम लोग भूल जाते हैं। अब इसको अगर फोकस करें 5p माइनस 2q इक्वल टू -1, 15p प्लस 7q इक्वल टू 10। अब ये क्वेश्चन हम लोगों का एकदम सिंपल बन गया है। जो क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास की बिगिनिंग में लर्न किए थे कि इसमें दो अननोन है, एक टर्म में सेपरेट p है, सेपरेट q है, सेपरेट p है, सेपरेट q है। तो अब हम कोई भी मेथड लगाएं
इसको रफ कर दे रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाएं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं, तो अब हम किसी भी मेथड की हेल्प से इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने लिख लिया, पहली इक्वेशन है 5p माइनस 2q माइनस 1, और यहाँ से हम लोगों का m क्या है, यहाँ से हम लोगों का जो m है वो इतना है कि p और q की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। क्या m है, p और q की वैल्यू फाइंड करना। अब यहाँ से इसको हमकी वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे फिर वही पुराने वाले रूल्स, इसको फर्स्ट इक्वेशन माना, इसको सेकंड माना, किसी एक टर्म को इक्वल बना ले। हमने q को बनाना है तो यहाँ पे 7 के मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इससे 7 से किया, इसमें 2 से किया, तो सिंपल है कि इसको p को इक्वल बना ले। देखो इतना तो नेचुरल है कि किसी टर्म को इक्वल बनाना तो नेचुरल सबके दिमाग में आ ही जाता होगा, किससे क्या मल्टीप्लाई करें। तो पहले वाले में हम कितना मल्टीप्लाई कर दें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें, इसको एज इट इज़ रखें, 1 ही से रखें, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 15p माइनस 6q इक्वल टू माइनस 3, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़ 15p प्लस 7q इक्वल टू 10। तो जो नंबर हमने इक्वल ऑब्टेन किया होता है उसको कैंसिल आउट करना होता है, तो यहाँ से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, अगर ये हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15p 0 हो जाएंगे, 6q और 7q, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 7 और 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 13, वो भी माइनस का, तो माइनस का 13q, माइनस का 10 माइनस का 3 क्या हो गया, माइनस का 13 हो गया। तो q की वैल्यू फाइंड करें तो माइनस 13 अपान माइनस 13, माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगी। q की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। लोगों ने जो q की वैल्यू कितनी फाइंड की है, 1 फाइंड की, उसको हमने एज इट इज़ रखा। तो जो भी वैल्यू हमने फाइंड की होती है उसको वापस उस इक्वेशन में रख देते जो सिंपल हो। यहाँ पे सबसे पहली इक्वेशन क्या थी, 5p माइनस 2q इक्वल टू माइनस 1, इसको हम वापस पुट करें तो 5p माइनस 2q इक्वल टू माइनस 1, तो 5p एज इट इज़, q की वैल्यू क्या है 1 है, तो 2 1 जा 1 एज इट इज़ 1 रहेगा, ये माइनस 1, तो 5p माइनस 2 अनदर साइड आएगा तो प्लस का 2 हो गया, तो 5p इक्वल टू 2 माइनस 1 1 बचा, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 1/5 आ गई। अब अगर हम यहाँ से फोकस करें, q की वैल्यू 1 थी, p की वैल्यू 1/5 थी, बट ओरिजिनल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हम लोगों की जो क्वेश्चन में p q टर्म तो थे ही नहीं। p और q हमने कंसीडर किसको किया था, q की वैल्यू 1 आई और p की वैल्यू 1/5। इसको हम लोग एज इट इज़ ऐसे लिख लेते हैं, कहीं भी क्वेश्चन में जब हम लोग सॉल्व करेंगे कॉपी में तो उसको एज इट इज़ हम लोग राइट कर लिया। अब अगर सब लोग ध्यान दो तो बिगिनिंग में क्या था, अगर हम कंसिडरिंग की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने 1/x प्लस वाई को क्या माना था, उसको p माना था, 1/x माइनस वाई को क्या माना था, उसको माना था q। तो जो भी वैल्यू को हमने कंसीडर किया होता उनकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब यहाँ से बहुत ध्यान से देखना है कि हम लोग जब चेंजमेंट करते थे x प्लस वाई वाले टर्म को p माना, इसको माना, तो इन दोनों की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली। तो जो भी वैल्यू फाइंड की होती है उसको वापस अपने ओरिजिनल कंसिडरिंग वाले केस में पुट कप कर देते हैं। तो यहाँ से पुट करें तो 1/x प्लस वाई क्या आ गया, 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5 आ गया। इसको एनदर इक्वेशन थर्ड मान ली, क्या मान ली, थर्ड मान ली, ज़रूरी नहीं आप मानो, वो भी सेम बात है। और q की वैल्यू क्या है, 1/x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गई, 1 आ गई। इसको इक्वेशन हमने फोर्थ मानी। फर्स्ट सेकेंड क्यों नहीं मानी, फर्स्ट सेकेंड हमने बिगिनिंग में कंसीडर किया था। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम लोगों का जो अल्टीमेट एम है वो ये है कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसमें तो x प्लस वाई का मल्टीप्लाई करें 1 से तो x प्लस वाई, और 5 1 जा 1, ये 5 आ गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको दो न्यू इक्वेशन जो ऑब्टेन हुई हैं, इसी को थर्ड बोलेंगे, इसी को फोर्थ बोलेंगे। तो अब इस देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि उसमें जो दो टर्म एक साथ दिए होंगे मिक्स में, तो उनको सॉल्व करके p और q की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके बाद जो नए इक्वेशंस फॉर्म्ड होती है उनकी हेल्प से हम ओरिजिनल जो वेरिएबल थे उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ये ऑलवेज सेम पैटर्न रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे सारे। तो अब फिर से वैल्यू आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 5 आई, और दूसरी वैल्यू क्या आई, x माइनस वाई इक्वल टू 1 आई। ये थोड़ा अच्छा रहा कि इस बार जो इक्वेशन फॉर्म्ड हुई हैं वो बहुत सिंपल इक्वेशन फॉर्म हुई हैं। इसमें हमको कोई मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या कुछ करना नहीं पड़ेगा इक्वेशंस में। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो डायरेक्टली अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाए, क्यों ऐड करें कि y और y कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर डायरेक्टली ऐड करें तो y कैंसिल, x क्या हो गया 2x और 5 1 6 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें, 6 2 3 जा 6, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई।
x की वैल्यू वापस किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, x माइनस वाई इक्वल टू 1 में पुट कर दें, तो x की वैल्यू 3 है, माइनस वाई 1, तो y की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस वाई एज इट इज़, 3 उधर गया, 1 माइनस 3, तो माइनस वाई इक्वल टू -2। अगर माइनस वाई इक्वल टू -2 है तो माइनस माइनस कैंसिल होकर y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो यही तो क्वेश्चन था जो बिगिनिंग में क्वेश्चन था 5/x + y और पूरा टर्म था, तो उसमें हमको x y की वैल्यू वहाँ से हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? वहाँ जब हम एलिमिनेशन मेथड को यूज कर रहे थे तो जो टर्म वापस रिमेनिंग थे उसमें फिर से x y बच रहे थे, तो उनको हमने p और q माना, और उसके बाद जो p और q की वैल्यू आई उसको वापस हमने अपने कंसिडरिंग केस में पुट किया, तो उस केस से x y की वैल्यू फाइंड होगी, x की वैल्यू 3 आई, y की 2 आई।